हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देगी। कहानी एक ऐसे शख्स की जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। इस कहानी का नाम है जेफरी डामर। इसे मिल्वॉकी कैनिबल और द मिल्वॉकी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। जेफरी ने अपनी जिंदगी में करीब 17 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। उन्हें मारने के बाद वो उनका शोषण करता था और कई इंसानों का उसने मांस भी खाया था। तो आइए जानते हैं हम जेफरी डैमर के बारे में। जेफरी का जन्म 21 मई 1960 मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसकी फैमिली में उसके पापा लियोनल डैमर एक केमिस्ट थे और उसकी माँ जॉयस एक हाउसवाइफ थी। जेफरी के बचपन में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी फैमिली में काफी टेंशन्स आने लगे। उसके पेरेंट्स अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, जिस वजह से घर का वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। ये टेंशन जेफरी पर काफी ज्यादा असर डालता था और ये सब होने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उसे अपने ही परिवार वालों से दूरी महसूस होती थी। बचपन में जेफरी को कभी भी अपने परिवार वालों से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला था। उसने अपने ही पेरेंट्स के बीच होने वाले झगड़े को और ज्यादा गौर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये चीज आगे जाके बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। इतना ही नहीं, जेफरी के स्कूल में भी कुछ ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो स्कूल में भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था। उसे उसके ही क्लास के बच्चे अक्सर परेशान किया करते थे। लेकिन ऐसे ही जेफरी ने घुट घुट कर जीना सीख लिया था। इतना ही नहीं, उसके टीनेज वाले समय में भी वो अकेला ही रहता था। वो अपने आप को अकेला महसूस करता और अकेला ही रहता। लेकिन बचपन में जेफरी को मरे हुए जानवरों से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन सा हो गया था। वो हर जगह से मरे हुए जानवरों की सड़ी हुई बॉडी कलेक्ट करता था और उनकी नेक्रोप्सी करता था, मतलब उन्हें एग्जामिन करता था काट पीट के। और इसमें उसका साथ उसके डैड भी देते थे, लेकिन वो एक एजुकेशनल पर्पस से उसका साथ देते थे। एक दिन ऐसे ही जेफरी ने उसके डैड से पूछ लिया कि अगर वो इनकी हड्डियों को ब्लीच करेगा तो क्या होगा। ये सुनकर उसके डैड थोड़े हैरान जरूर होते हैं, लेकिन इस सब को वो जेफरी की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी समझते हैं। लेकिन उसके डैड ने इस चीज पर कभी गौर नहीं किया था कि आखिर वो ऐसा करता क्यों है। उन्होंने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसी समय से जेफरी एक गलत राह पे निकल चुका था और ये सब चीजें उसके लिए साइकोलॉजिकल आउटलेट बन चुकी थी। इतना ही नहीं, जेफरी जब 14-15 साल का हुआ था तब से ही वो शराब पीने लगा था और ये सब वो करता था अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। जैसा कि हर कोई करता है, अपने टेंशन या फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई शराब पीने का रास्ता चुनता है। ठीक वैसा जेफरी ने भी किया था। जेफरी अब अपनी अंदर की जो डिजायर्स थे उनको समझने लगा था, लेकिन वो डिजायर्स कुछ खास नहीं थे, वो बहुत ज्यादा डार्क थे। जेफरी के फादर लियोनल, जो एक सक्सेसफुल केमिस्ट थे, उन्होंने अपने बेटे की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश नहीं की। लियोनल ने अपने बेटे को प्यार देने की जगह उसे हर वक्त इग्नोर किया था। इसका इफेक्ट जेफरी पर बहुत ज्यादा पड़ा। उसने अपनी लाइफ में इमोशनल नेग्लेक्ट और लोनलीनेस का सामना किया था और ये चीजें उसकी माइंडसेट को और ज्यादा अनस्टेबल बनाती जा रही थी। जब जेफरी को ये सब की आदत हो चुकी थी तब उसका सेल्फ कंट्रोल मानो खत्म सा हो चुका था। वो अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर रहा था। ये पीरियड उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। वो बहुत ही खतरनाक होते जा रहा था। ऐसे समय में उसने अपने डार्केस्ट फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो इवेंचुअली उसके फ्यूचर क्राइम्स का एक पार्ट बन गया। उसने अपने दिमाग को समझाने के बजाय अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू किया, जो बाद में उसको सीरियल किलर बनाने का रीजन बना। अपने लेट टीन्स में जेफरी का दिमाग और भी ज्यादा खतरनाक और डार्क बनता गया। उसके मन में एक चाह थी कि वो सबको अपने कंट्रोल में रखे। उसकी डार्क फैंटेसीज और भी ज्यादा डार्क होते जा रही थी। वो तो इवन अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए प्लान बनाना भी शुरू कर चुका था। एक और बात, जेफरी एक गे था। उसे मेल से अट्रैक्शन होता था। अक्सर वो मेल प्रोस्टिट्यूट्स, होमलेस लोग और उन लड़कों को चूज करता था जो काफी ज्यादा अकेले और स्ट्रेस में होते थे। इस तरह से वो विक्टिम्स को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता था। अब समय आता है 1978 का,
जब जेफरी ने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया था, जब वो सिर्फ 18 साल का था। यह मर्डर उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने अपना पहला विक्टिम स्टीफन हिक्स को बनाया था। स्टीफन हिक्स को उसने लिफ्ट दी थी और वो उसे अपने घर ले गया था। वहीं जेफरी ने नशे की हालत में स्टीफन हिक्स का खून कर दिया था। वैसे तो वो स्टीवन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्टीवन वहां से जाने की बात कर रहा था। इस कारण से जेफरी ने उसे अनजाने में मार दिया। इसके बाद वो उसकी बॉडी को डिसेक्शन करना शुरू कर दिया और उसने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बना लिया। ये पहला मर्डर सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि उसके साइकोलॉजिकल रिलीज भी था। उसका दिमाग और भी ज्यादा अनस्टेबल होता जा रहा था। अब ये सब करना उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जेफरी का ये जो पहला मर्डर था, उसके बाद से जेफरी के अंदर मानो डर सा खत्म हो चुका था। उसे अब आगे का कोई चिंता नहीं थी। उसे कोई डर नहीं लग रहा था कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब इसी चीज को देखते हुए जेफरी ने अपने और भी विक्टिम्स बनाए, जिन्हें वो ड्रग करके मार देता था। जेफरी अपने विक्टिम्स को नशा करता था, उन्हें ड्रग देता था ताकि उन्हें बिल्कुल भी होश ना हो, और उसके बाद वो उन्हें अपने घर लेकर आता, जहां वो उन्हें फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर करता था। उसने अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनका डाइसेक्शन करना शुरू कर दिया था। उसका ऑब्सेशन बॉडी पार्ट्स और डाइसेक्शन के साथ और ज्यादा इंटेंस हो गया था। जेफरी के क्राइम्स का नेचर इतना बिजार और डिस्टर्बिंग हो गया था कि वो अपने विक्टिम्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता था और उन्हें ऐसे ही ट्रीट करता था। उसे कोई मतलब नहीं था सामने वाला जिए या फिर मर जाए। उसे तो बस अपने डिजायर्स फुलफिल करने थे। हर विक्टिम की कहानी अलग थी, लेकिन हर एक कॉमन ट्रेड ये था कि उन्होंने अपने जिंदगी में एक इमोशनल स्ट्रगल या आइसोलेशन फेस की थी। जेफरी ने उन्हें अपने शिकार बनाने से पहले उनके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशंस किया करता था, ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके। ये क्राइम्स उसने 1980 के दौरान जारी रखे और हर बार उनकी ब्रूटलिटी और प्रेसिशन बढ़ती गई। जेफरी का माइंड, जो इनिशियली एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहा था, अब वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुका था। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो जेफरी के क्राइम्स को समझाने में मदद करता है, वो है उसका नीड फॉर कंट्रोल। वो अपने विक्टिम्स को अपने कंट्रोल में रखकर उन्हें अपने डिजायर्स के लिए मैनिपुलेट करता था। जेफरी के लिए ये सब कुछ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो अपनी सुपीरियर पावर और डोमिनेंस का प्रूव करना चाहता था। नाइनटीन 1991 में जेफरी डामर की स्टोरी का एक शॉकिंग और ड्रामेटिक टर्न आता है। उसके क्राइम्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि अब उसके लिए अपने डार्क फैंटेसीज को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। उसका लास्ट विक्टिम ट्रेसी एडवर्ड्स एक 23 साल का मैन था, जिसे जेफरी ने अपने घर बुलाया था। ट्रेसी को पता चल गया था कि कुछ गलत होने वाला है और उसने अपने दिमाग का यूज करके एक प्लान बनाया। ट्रेसी ने जेफरी से बचने का एक तरीका ढूंढा। उसने एक चांस लिया और मोमेंट में ही जेफरी के घर से एस्केप कर गया। ट्रेसी उसके घर से भागकर एक पुलिस कार के सामने जाकर खड़ा हो गया और पुलिस वालों ने उसकी हालत देखी, जहां ट्रेसी के हाथ पर हथकड़ी बंधी हुई थी और ये भी जेफरी ने ही बांधी थी ताकि वो ट्रेसी को अपने पास रख सके। ट्रेसी ये सब पुलिस वालों को बताता है, जिसके बाद दोनों पुलिस वाले ट्रेसी के साथ में जेफरी के अपार्टमेंट की ओर जाते हैं। जेफरी के घर जाकर वो उसका दरवाजा खटखटाते हैं, जहां जेफरी दरवाजा खोलता है। जेफरी ट्रेसी की हर एक बात को झूठ बता रहा था, लेकिन ट्रेसी को पता था कि ये बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ट्रेसी ने पुलिस वालों को जोर दिया कि वो अंदर जाकर चेक करे कि आखिर चल क्या रहा है। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तब उनमें से एक पुलिस वालों को कुछ वहां पर तस्वीरें मिलती है, जिसमें जेफरी के विक्टिम्स की फोटोज थी, जिन्हें काफी बेरहमी से मारा गया था। ये देखकर पुलिस वालों की आंखें भी फटी के फटी रह जाती है। वो तुरंत बिना देर करे जेफरी को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वालों के इंस्पेक्शन के दौरान जेफरी के अपार्टमेंट से उन्हें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे कुछ मांस के टुकड़े, कुछ इंसानी सर, कुछ इंसानी ऑर्गन्स और कुछ हड्डियां जो कि इंसानों की ही थी। उसने उन हड्डियों को ब्लीच करके रखा था और तो और उसने कई सारी लाशों को खाया भी था। मतलब पूरी लाशों को नहीं, मतलब कुछ मांस को, इंसानी मांस को। जेफरी के केस से यह सब कुछ साबित हो चुका था कि जेफरी एक मॉन्स्टर था
जेफरी डेमर का ट्रायल 1992 में शुरू हुआ। जब ऐसी दरिंदगी दुनिया के सामने आई तो ये ट्रायल नेशनल सेंसेशन बन गया था और दुनिया भर के मीडिया ने इस केस को कवर किया। जेफरी को 15 मर्डर्स के लिए चार्ज किया गया था और अपनी डार्क फैंटेसीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। कोर्ट रूम में जेफरी ने अपने क्राइम्स का पूरा ब्रेकडाउन किया और ये समझना मुश्किल हो गया था कि ये इंसान किस तरह इतने बड़े एट्रोसिटीज को कमिट कर सकता था। जब जेफरी ने अपने मर्डर्स के बारे में बात की तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी टाइप का खौफ या गिल्ट था। उसका टोन काफी शांत और अनइमोशनल था, जो उसके डिस्टर्ब माइंड को दर्शाता था। जेफरी ने यह भी कहा था कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को कंट्रोल में रखना चाहता था। वो अपने डार्क डिजायर्स का शिकार बनाना चाहता था। ये कन्फेशन दुनिया को ये समझाता है कि सीरियल किलर अपने क्राइम्स को एक साइकोलॉजिकल नीड की तरह देखते हैं, जो उन्हें किसी और लेवल तक सेटिस्फाई करता है। फाइनली 1992 जेफरी डामर को 15 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये डिसीजन दुनिया को यह बताता है कि एक इंसान अपनी डार्क डिजायर्स के चक्कर में किस हद तक जा सकता है। कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया कि जेफरी को कभी भी बेल नहीं मिलेगा। बट जेफरी की कहानी यही खत्म नहीं होती। जेफरी डेमर की जिंदगी का एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया 1994 में, जब 1994 में उसी के सेलमेट क्रिस्टोफर स्कावर ने उसे मार दिया। आखिर क्रिस्टोफर ने उसे क्यों मारा था? क्रिस्टोफर का कहना था कि जेफरी ने कभी भी अपने क्राइम्स के लिए गिल्ट फील नहीं किया। जेफरी ने अपने क्राइम्स को एक नॉर्मल समझा था और अपने एक्शंस को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा था, और यही चीज क्रिस्टोफर को डरा दी थी। इस सब को नॉर्मलाइज करता हुआ जेफरी उन्हें भी तो मार सकता था, और यही डर क्रिस्टोफर के अंदर भी था। और क्रिस्टोफर ने उसके क्राइम्स के बारे में जाना था जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, जिसमें एक 14 साल का बच्चा शामिल था। क्रिस्टोफर के मुताबिक क्रिस्टोफर ने जेफरी को उसके किए की सजा दी थी। डैमर की डेथ के बाद उसकी कहानी और ज्यादा इंटेंस हो गई थी और वो दुनिया का सबसे भयंकर सीरियल किलर्स में से एक बन गया। जेफरी डैमर का नाम आज भी लोगों के दिमाग में एक भयंकर इमेज के रूप में आता है। उसके क्राइम्स का इम्पैक्ट न केवल उनके विक्टिम्स के परिवारों पर था, बल्कि ये दुनिया भर में एक वार्निंग सिग्नल बन गया था। ये केस हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमारे आसपास का इमोशनल नेग्लेक्ट और मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें सही वक्त पर सही नहीं किया गया तो दोस्तों ये थी जेफरी डामर की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके इसको सब्सक्राइब जरूर करिए।